एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी आरती और अपने नौकर रोंदू के साथ रहा करता था। सेठ के भूखे स्वभाव के कारण पूरा गांव बहुत परेशान रहा करता था। सेठ का भार 200 किलो से भी ज्यादा हो चुका था और वो दिन ब दिन मोटा होता चला जा रहा था। मालकिन, सेठ जी तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो ये कहीं नहीं जाते। आज कहाँ जा रहे हैं? मालकिन, आज रतन के पिताजी की 13वीं है। मुझे लग रहा है वहीं जा रहे हैं। अभी जाकर पूछती हूँ। इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो अपने पड़ोस के पंडित जी थे ना, उनका स्वर्गवास हो गया है। बेचारे बहुत भले आदमी थे। उनके परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आप पंडित जी के परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी 2 घंटे में वापस लौट आऊंगा। लेकिन उनका तो स्वर्गवास हुए काफी दिन हो चुके हैं। उनके परिवार का दुख दर्द बांटने की याद अब आई है आपको? हो सकता है मुझे याद ना रहा हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर अब उनके परिवार वालों से मिल आता हूँ। हे भगवान, मैं तो अब आपके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आज पंडित जी की 13वीं है। उनके बेटे रतन ने पूरे गांव को 13वीं में आमंत्रित किया है। अब तो इसमें इतना क्रोधित होने वाली क्या बात है? मुझे भला इस बात से क्या मतलब? और ये क्यों भूल रही हो, पूरे गांव में हम भी आते हैं। यही बात तो मैं आपको कब से समझाना चाह रही हूँ कि रतन ने पूरे गांव को आमंत्रित किया है, लेकिन तुम्हें नहीं, सिर्फ मुझे किया है। और तुम्हें क्यों नहीं किया, इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? 13वीं का भोजन कोई खुशी का भोजन होता है क्या? मैं तो अन्न को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीधे रतन को गले लगाकर वापस आ जाऊंगा। बल्लू, ओ बल्लू, अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी भी हाल में भूल से भी सेठ के घर पर मत पहुंच जाना। लेकिन मैं तो सेठ के घर पर गया ही नहीं, बल्कि मैं तो सेठ की पत्नी से उल्टा ये कहकर आया हूँ कि सेठ जी से साफ साफ कह देना कि वो यहाँ पर ना आए। अगर ऐसी बात है तो फिर ये भूखा सेठ यहाँ पर कैसे आ गया? वो देख सामने, वो सीधा यहीं पर आ रहा है। तब तो आपका ईश्वर ही भला करे। सिर्फ ईश्वर ही आपकी इस भूखे सेठ से रक्षा कर सकता है। अरे ये भूखा सेठ जहां पहुंच जाए वहां पर भोजन बचता है क्या? इसने सारे गांव की नाक में दम कर रखा है। ये बहुत गलत बात है तुम्हारी रतन। तुम्हारे पिताजी से मेरे कितने मधुर संबंध थे। उनका स्वर्गवास हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब सारे गांव वालों को तो पता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 12 दिन पहले हो गया। आप क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? शायद कुछ ऐसा ही हो। तुम तो जानते हो कि मुझे नींद कुछ ज्यादा आती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो तो भला हो मेरी पत्नी का, उसने मुझे बताया कि आज पंडित जी की 13वीं है। ये जानकर मैं सीधा यहाँ पर चला आया। तो क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए खास तौर पर मना किया हुआ है? हाँ, बताया तो था, लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं रतन की बात का बुरा नहीं मानूंगा। आखिरकार रतन मेरे भाई जैसा है और पंडित जी मेरे पिताजी जैसे थे। भला एक भाई दूसरे भाई की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? देखिए सेठ जी, पिताजी मरने से पहले मुझे ये बोलकर गए थे कि अगर मैं उनकी 13वीं करवाऊं तो गांव के हर व्यक्ति को बुलाऊं, केवल तुम्हें छोड़कर। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। उनकी आखिरी इच्छा का मान रख लीजिए सेठ जी, और यहाँ से चले जाइए। ये कैसी बातें कर रहे हो रतन? एक पिता अपने अगर बेटे से नाराज हो तो बेटे का फर्ज होता है उसकी बातों को नजरअंदाज कर देना। अब वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ भोजन का इंतजाम कहाँ पर है? रतन ने सेठ के सामने एक एक करके सारे हथियार फेंक दिए, मगर सेठ मुस्कुराता हुआ चिकना घड़ा बनकर खड़ा था। थक हार कर रतन ने सेठ को
भोजन कर रहे मेहमानों के साथ बिठा दिया। कुछ ही देर में रतन के एक नौकर ने सेठ को 4 पूड़ियां और आलू की सब्जी परोस दी। सेठ उसकी ओर देखकर बोला, ये क्या? ये तो सिर्फ आलू की सब्जी है। क्या रतन ने सिर्फ एक ही सब्जी बनवाई है? सेठ जी, रतन भैया की बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, उनके पिता की 13वीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आलू की सब्जी से ही काम चला लूंगा। लेकिन ये क्या, तुम सिर्फ 4 पूरियां लेकर आए हो? अरे ये तो मेरे दांतों में ही हिलक जाएंगी। अब तो फिर आप ही बता दीजिए, आपके लिए कितनी पूरियां लेकर आऊं? वो जो सामने टोकरी देख रहे हो ना? हाँ, देख रहा हूँ वो टोकरी। वो तो पूरी की पूरी पूरियों से भरी हुई है। वो पूरी टोकरी मेरे सामने रख दो और 1 बाल्टी आलू की सब्जी ले आना और रायता भी बाल्टी भरकर ही लाना। आजमे के लिए बहुत अच्छा होता है रायता भाई। कुछ ही देर में सेठ मेहमानों का सारा खाना खा गया। सेठ ने किसी को भी फिर खाने का मौका नहीं दिया। वो खाना खाकर डकार लेता हुआ बोला, अभी भी थोड़ी सी भूख बाकी है। ऐसा लग रहा है 2-4 पूरियां और मिल जाती तो। तभी सेठ की नजर गांव के एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी पत्तल में 3 पूड़ियां रखी हुई थी। पंडित जी को जरूर स्वर्ग मिला होगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि उन्हें स्वर्ग मिला है या क्या मिला है। मुझे बस इतना पता है सेठ, तुम सारे गांव का खाना खा गए और तुम्हारा भार 200 किलो से ज्यादा है। सेठ रतन की बात पर मुस्कुराता हुआ सीधा अपने घर की ओर चल दिया और रतन क्रोधित होकर सेठ को जाता हुआ देखता रहा। अगले दिन रतन अपनी पत्नी को लेकर सेठ के घर पर चला गया। अरे रतन भैया, आप अपनी पत्नी सहित यहाँ? सब ठीक तो है? गांव छोड़कर जा रहा हूँ सेठानी। गांव छोड़कर? लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? आफत तो तुम्हारे घर पर बैठी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम उस आफत के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हो। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे पति की और किसकी? कल शाम मैंने अपने पिताजी की 13वीं पर पूरे गांव को न्योता दिया था। अरे सेठानी, सेठ सारे गांव का भोजन खा गए। मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अतिथि मेरे घर से भूखे चले गए। चिंता मत कीजिए, मैं सारे पैसे देने को तैयार हूँ। रतन जी, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। आप तो बोल रहे थे कि आप सिर्फ रतन का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं। आप उसका दुख दर्द बांटने के लिए गए थे या उसका दुख बढ़ाने के लिए? क्या जरूरत थी आपको वहां भोजन करने की? तुम तो जानती हो सेठानी की गांव में जब भी बहुत से व्यक्तियों का भोजन बनता है तो मेरी भूख जाग जाती है। मैंने बस 2-4 पूरियां क्या खा ली, रतन तो नाराज हो गया। 2-4 पूड़ियां या 200-400 पूड़ियां खा गए आप? अरे आपको पता भी है कि आप पूरे गांव का पका हुआ भोजन खा गए। तुम्हारी पेटू पेट के कारण मुझे गांव में कितना अपमान सहना पड़ रहा है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। गांव के मुखिया की इकलौती बेटी सीमा का विवाह पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति से होने वाला था। 3 दिन बाद बारात आने वाली थी। मुखिया बेचैनी से अपने घर के बाहर टहल रहा था कि तभी उसके घर का नौकर कलुआ मुखिया से बोला, क्या बात है मुखिया जी, सब कुछ कुशल मंगल तो है? चेहरे पर इतनी परेशानी काहे को झलक रही है आपके? कुछ कुशल मंगल नहीं है कलवा, सब कुछ अमंगल होने वाला है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। 3 दिन बाद सीमा का विवाह होने वाला है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ये खुशी की बात दुख में उस समय बदल जाएगी जब वो भूखा यहाँ पर खाने के लिए आ जाएगा। कहीं आप सेठ की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए मुखिया जी, सेठ जी की पत्नी बहुत ही अच्छे आचरण की हैं। आपको अपनी परेशानी उन्हें जाकर बतानी चाहिए। मुखिया को कलुआ की बात जम गई। मुखिया तुरंत सेठ के घर पर चला गया और उसने सारी परेशानी सेठानी को बता दी। चिंता मत कीजिए मुखिया जी,
मैं खुद उनके पेटू स्वभाव से बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी की शादी होने से पहले कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा सेठानी जी, और मेरी बिटिया की शादी का कार्ड आप रख लीजिए हैं। मेरी बिटिया की शादी में आप जरूर आइएगा हैं। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप अपने पति के साथ आइएगा। कोई बात नहीं मुखिया जी, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपकी बिटिया की शादी में जरूर आऊंगी। और हाँ, शादी में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोल दीजिएगा। आखिरकार सीमा हमारे गांव की बिटिया है, शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मुखिया वहां से चला गया। रोंदू, ओ रोंदू, अरे कहाँ मर गया? आया मालकिन। जी मालकिन, क्या बात है? रोंदू, तेरे पेटू सेठ के स्वभाव से सारा गांव परेशान है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तू ही कोई उपाय बता। मेरे पास एक उपाय है मालकिन, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। अरे अब जो भी उपाय हो जल्दी से बता मुझे। मेरे घर पर एक बहुत ही बड़े ऋषि मुनि ठहरे हुए हैं, वो इसका उपाय बता सकते हैं। अगर आप कहो तो उनको घर पर बुला लाऊं? ठीक है। साधु महाराज, जब आप सब कुछ जानते हैं तो कृपा करके मुझे इसका उपाय बताइए। तुम निश्चिंत होकर मुखिया की बेटी के विवाह में जाओ। बारात आने से पहले मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे पति की समस्या का समाधान उसी दिन कर दूंगा। सीमा के विवाह के दिन सेठानी उसके विवाह में पहुंच गई और उसने गांव के मुखिया को साधु की सारी बात बताती है। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी साधु महाराज। मैंने तुमसे कहा था ना कि बारात आने के कुछ देर पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तुम सेठ को देखकर घबरा क्यों गए? अरे सेठ को देखकर तो गांव के हर किसी व्यक्ति को घबराहट हो जाती है। अब क्या करना है साधु महाराज, जल्दी से कोई उपाय बताओ। मेरे पति कुछ ही देर में मुखिया जी की सारे बारातियों का पका हुआ भोजन खा जाएंगे और फिर से मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जल्दी बताइए, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है तुम्हें सेठ के सामने ऐसे दिखाना है जैसे कि तुम उसका ही इंतजार कर रहे थे, और सभी लोगों को बोल दो कि वो सेठ को मान सम्मान और इज्जत की निगाह से देखें और एक विशेष अतिथि के तौर पर उसके सामने भोजन रखें। साधु की बात सुनकर सेठानी को अपने आसपास की सभी चीजें घूमती हुई नजर आने लगी। ये क्या बात कर रहे हैं साधु महाराज? आप मुखिया जी को बचाने आए हैं या बर्बाद करने? अरे आप तो जानते हैं मेरे पति बारातियों का सारा खाना खा जाएंगे, और अगर बाराती ही भूखे रह गए तो बिटिया का विवाह संपन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा, और मैं इतनी जल्दी इतने सारे बारातियों का भोजन का प्रबंध भी नहीं कर सकती। आखिर इतनी जल्दी इतने सारे बारातियों का भोजन कौन बना कर देगा? चिंता मत करो बेटी। सेठानी के पास साधु की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। उसने सभी लोगों को आदेश दे दिया कि सेठ के सामने बहुत ही सम्मान पूर्वक पेश आएं। आइए सेठ जी, आइए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपने मेरे घर पर मेरी पत्नी को ही क्यों न्योता भिजवाया? अरे सेठ जी, आप और आपकी पत्नी अलग अलग थोड़ी ना हो। आओ आओ। मुखिया की बात सुनकर सेठ मुस्कुराने लगा। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, जो कि साधु के कहने पर मुस्कुराकर देख रही थी। अरे वाह, आज तो मेरी पत्नी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। आज तो भोजन करने में आनंद आ जाएगा। अच्छा मुखिया जी, अब ये बताइए कि भोजन का प्रबंध आपने कहाँ रखा है? मुखिया ने सेठ को बड़े आदर और सम्मान के साथ बैठा दिया। सेठ के ठीक सामने साधु मुस्कुराता हुआ बैठ गया। अरे आप तो साधु महाराज लगते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने साथ जरूर बिठाता, लेकिन भोजन के मामले में
मेरा स्वभाव थोड़ा सा कठोर हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन परोसूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है साधु महाराज। साधु के हाथ से परोसा हुआ भोजन खाने से तो बहुत पुण्य मिलता है। साधु ने मुखिया को 2 पूड़ी और कुछ सब्जी लाने का इशारा कर दिया। मुखिया एक पत्तल में 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी ले आया। साधु ने वही पत्तल सेठ के सामने रख दिया। ये क्या साधु महाराज, लगता है आपको पता नहीं है कि मेरी खुराक कितनी है। 2 पूरी तो मेरी दाढ़ में ही हिलक जाएगी। तुम 2 पूरी से ज्यादा नहीं खा सकते। सेठ साधु की बात सुनकर हंसने लगा। नहीं साधु महाराज, लगता है आप मेरे बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं जितना तुम स्वयं नहीं जानते। चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो, तुम 2 पूरी से ज्यादा नहीं खा पाओगे। सोच लीजिए साधु महाराज। सोच लिया है, तुम भोजन करना प्रारंभ करो। साधु की बात सुनकर सेठ बहुत तेजी से एक पूड़ी खा लिया, मगर जैसे ही उसने दूसरी पूड़ी खाई, अचानक उसका पेट भरा हुआ महसूस हुआ। सेठ डकार लेकर आश्चर्य से साधु की ओर देखकर बोला, ये तो चमत्कार है साधु महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भूख 2 पूरियों में कैसे मिट सकती है? इंसान की भूख बस इतनी ही होती है। ये चमत्कार कैसे हुआ साधु महाराज? बताता हूं। सेठ के पिता एक बहुत बड़े वैद्य थे जो तरह तरह की औषधियां बनाते थे और वो उस औषधि का इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं के ऊपर करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति इलाज के लिए आया। उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती थी। सेठ के पिता ने भूख बढ़ाने वाली औषधि बनाई और स्वयं इस्तेमाल किया। इत्तेफाक से उस समय गांव में किसी का विवाह था और न्योता सेठ के पिताजी को भी गया था। वो औषधि इतनी कारगर साबित हुई कि देखते ही देखते सेठ के पिता बहुत सारा खाना खा गए। ये देखकर उस गांव के व्यक्ति ने सेठ के पिता को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। सेठ के पिता ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बचपन से ही वो औषधि सेठ को पिलानी प्रारंभ कर दी। इसीलिए गांव में जब भी बहुत से व्यक्तियों का भोजन बनता तो उस औषधि का असर सेठ के शरीर पर दिखने लगता और तुम सब सेठ को कसूरवार समझते। ये सब सेठ के पिता ने गांव से बदला लेने के लिए किया था। मैंने चुपके से सेठ की सब्जी में एक दूसरी औषधि मिला दी थी। वो औषधि उस औषधि का एक तरह से काट थी। अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। इतना बोलकर वो साधु वहां से चला गया और उस दिन के बाद से सेठ की भूख समाप्त हो गई।